हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ज्ञान सेतु चैनल पे मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। एक नए साल के साथ आप सभी को नई शुभकामनाएं, नई उम्मीद और नए लक्ष्य के साथ वेलकम करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि नया साल आपके लिए खुशियाँ लाए और सभी को नए साल की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। और साथ ही एक नई क्वेश्चंस के साथ एक नए टॉपिक के क्वेश्चन के साथ कक्षा 8 के इतिहास के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। चैनल को, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मोटिवेट हो जाए अंदर से, ठीक है। चलिए, बार बार एक ही बात को कहना अच्छा नहीं लगता है, बाकी आप जो समझें। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इतना पढ़ने के बावजूद आपको और भी पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये भी सफिशिएंट है लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा बुक्स, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे हम लॉर्ड सॉरी वैरेन हेस्टिंग्स। वे थे वैरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। एक का आंसर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो क्लाइव ने भारत का नक्शा, जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन आने लगा, तब उन लोगों ने जो व्यवस्थाएं हैं इनको लागू करने के लिए नक्शा को तैयार करने के लिए काम सौंपा। तो जिनको सौंपा हुए थे जेम्स रेनेल। क्यों सौंपा गया इनको? क्योंकि ये बहुत बड़े भूगोलविद थे, ठीक है, इसलिए इनको ये काम सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। राज्य के हड़प की नीति ये डलहौजी की नीति है, ठीक है। तो आपका 3 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है आपका कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को इस तरह तो 3 कालखंडों में ही बांटा गया है, पर अलग अलग नज़रिए में। जैसे अंग्रेज़ों द्वारा इसको 3 कालखंडों में बांटा गया, वो था आपका हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया और ईसाई हो गया। ये बस उन्होंने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर तो बांट दिया, पर ये एक समूल दृष्टिकोण से ये अच्छा नहीं था, ठीक है। तो भारत के जो इतिहासकार थे उन्होंने इनको फिर संशोधित करके इन नए कालखंडों में बांटा, जो है आपका प्राचीन भारत, प्राचीन काल इतिहास, मध्यकाल इतिहास और आधुनिक काल इतिहास। ये भी पश्चिम की ही देन है, पर इस तरह से जो पहले बांटा गया था जाति धर्म के आधार पर, वो सही नहीं था। अगला है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया। तो ये कलकत्ता में ही था, कलकत्ता उनका पहला गढ़ था, तो कलकत्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। उसने बचपन में एक शेर को एक शेर को बिना हथियार के मारा था, ठीक है, इसीलिए उसको कहा जाता है, शेरे मैसूर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। तो वो नील की खेती थी, है ना। नील की खेती जबरन कराई जाती थी। क्यों क्यों जबरन करना पड़ता था? किसान इसको क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि नील की फसल की जो जड़ें थी वो बहुत ही गहरी होती थी, और वो फसल लगा देने के बाद उस मिट्टी पे आप दूसरा फसल नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी सारी उपजाऊ शक्ति तो वो नील की फसल को छीन लेती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह आपका हुआ था 31-32 में, 1831-32 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ। ये मुंबई में स्थापित हुआ था, ठीक है। मुंबई एक क्या बोलते हैं, बंदरगाह की नज़र से अच्छा भी था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था।
तो आप एक काम कीजिएगा, आप मेरे जवाब देने से पहले खुद के आंसर को काउंट कीजिएगा कि आप इसको जवाब दे पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, और 50 में से आप कितने नंबर ला पा रहे हैं। जितना नंबर आएगा आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा सही, विश्वनाथ सहादेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो ये सारे झारखंड की जनजातियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तुरंत, तत्कालीन यानी कि तुरंत जो जिस कारण से विद्रोह भड़का, उसका मूल जो कारण था वो था उस चर्बी वाली कारतूस यानी कि एनफील्ड राइफल को इस्तेमाल करने वाली बात, ठीक है। इससे यह अफवाह फैल गई कि उसमें जो कारतूस होते हैं, कारतूस यानी कि जो गोली होती है उसको मुंह से छील के लगाना पड़ता है, और उसको कारतूस को बंद करने के लिए उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को आहत हुआ, इसलिए दोनों ने इसको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? कौन सी शिक्षा है वो? तो वो है वुड डिस्पैच, ठीक है। वुड डिस्पैच जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और 1835 में वो अधिनियम लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें जाता है? सती प्रथा जो दूर किए थे वो किए थे विलियम बेंटिक ने, ठीक है। चलिए, अंग्रेज आके एक तो अच्छा काम कर गए, एक नहीं बहुत ही किए हैं, ठीक है। साथ साथ में बुरे भी किए पर अच्छे भी काम बहुत किए। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर अंग्रेज नहीं आते भारत में तो शायद भारत में ये लोकतंत्र स्थापित ना हो पाता, या अगर होता भी तो लेट से होता, है ना। तो जिस कारण से भारत का विकास भी देरी से होता है, और शायद बंटवारे भी ना होते, और होते तो बहुत सारे बंटवारे हो जाते। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो ये किन्होंने किया था? ये किया था ज्योतिबा राव फूले ने, ठीक है। इन्हीं का लिखा हुआ पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक, इन्होंने ही लिखा था। नहीं, माई मिस्टेक, ये सॉरी ये सही आंसर नहीं है, ताराबाई शिंदे, एक ताराबाई शिंदे। ज्योतिराव फूले ने कुछ दूसरा पुस्तक लिखा है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, चलिए उससे क्वेश्चन आएगा तो देखा जाएगा, हालांकि वो इनसे रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? हिंदुओं में पुरुष के मर जाने के बाद स्त्रियों को जला दिया जाता था, बाद में उसको विलियम बेंटिक ने उसको बंद किया, तो उसके बाद विधवा का प्रथा चालू हुआ, उसको बंद करके फिर से विधवा विवाह चालू किया गया, जो चालू किया 1856 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने किया था। बहुत इतिहास में हमारे बहुत बड़े बड़े महान पुरुष हुए, है ना, जिनके कारण आज हम लोग इतना सुख से जीवन बिता रहे हैं, बिना कोई दिक्कत के पढ़ लिख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस टाइम कौन था? तो वे थे लॉर्ड कर्जन। और विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1900 सॉरी ये विभाजन डेट आपका है 1905 1905 1905 ही इसका विभाजन डेट है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? अगस्त में कौन सी क्रांति की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तो माइकल किंडो, जयपाल सिंह मुंडा, निकी प्रधान, अजित लकड़ा, कौन थे? तो वे माइकल किंडो थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन था? तो ये हमारा अपना देश है, भारत।
ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अब यहाँ से आपका भूगोल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो यह नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। एक होता है अनवीकरण। अनवीकरण का अर्थ होता है जिसको हम लोग पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कर भी सकते तो मानव जीवन काल के लिए बहुत लंबी टाइम पीरियड होता है। जैसे कि कोयला, कोयला को हम लोग पुनः निर्माण तो कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते पर प्रकृति उसको कर सकती है, पर ये मनुष्यों के टाइम पीरियड के लिए बहुत कम मतलब ज़्यादा टाइम हो जाता है। पर पवन चक्की हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, इसका हम लोग तुरंत ही वापस इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोत से पुनः निर्मित हो जाते हैं, जैसे जल से, हवा से, सूर्य से, धूप से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको नवीकरण कहते हैं, और जिसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग अनवीकरणीय कहेंगे। अगला है कि कोयला किस प्रकार का साधन है, किस प्रकार का संसाधन है। तो ये जैव संसाधन है, क्योंकि ये जीवों के मृत अवशेषों से बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो, जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं। वैसे संसाधन को हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, एक होता है संभव्य संसाधन, जिसका इस्तेमाल ना हम लोग कर रहे हैं, भविष्य में कभी करेंगे, ये हमें पता है कि भविष्य में कभी कर सकते हैं, तो उसको संभव्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, बाकी नीचे के दोनों नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है। तो बेतला नेशनल पार्क ये कहाँ है, तो ये झारखंड के लातेहार जिले में है। ठीक है, भारत 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी ISRO यानी कि इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया। तो ये तो सभी के मुंह में पता है कि ये चंद्रयान 3 था, है ना, हाल ही में। इसके पहले चंद्रयान 2 था, अभी चंद्रयान 3 है। अगला क्वेश्चन है 27 का कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है। तो ये सबसे कम है। हम लोग नीला ग्रह में रह के भी, जल वाले ग्रहों में रह के भी जल के लिए तरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जो जल है तो या तो नमकीन है या तो बर्फ़ के रूप में है ना। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। ये तो हमारे भारत के भावी युवाओं के लिए, उनके कौशल को विकसित करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है। सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है, सफ़ेद सोना। ठीक है, एक सफ़ेद सोना हो गया, काला सोना हो गया। काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला है 30 का कि एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है। तो इसको लोग मधुमक्खी पालन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है। जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है, तो ये सभी ही हैं, है ना, सभी ही हैं। जन्म दर हो गई, मृत्यु दर हो गई, प्रवास हो गए। जन्म दर, जन्मेगा तब जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु होगी तब घटेगी, प्रवास कोई लोग जाएंगे या आएंगे तब भी घटेगा बढ़ेगा, है ना। अगला प्रश्न है 32 का कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अणु से जो ऊर्जा हम लोग प्राप्त करेंगे उसी को आणविक ऊर्जा कहेंगे। तो इसको प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो यूरेनियम का इस्तेमाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। हम लोग झूम नाम से, झूम खेती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 लास्ट जनसंख्या की गणना जो हुई है वो 2011 में ही हुई है, और उसका जो रेशियो घनत्व है वो 382 प्रति व्यक्ति। ठीक है, अगला है कि उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। उद्योग,
तो उद्योग किस प्रकार, उद्योग द्वितीयक हो जाएगा, हम लोग फसल काटेंगे, प्राथमिक क्रिया हो जाएगी, उसका हम उद्योग में ही भेजेंगे उसको। जैसे गन्ने की फसल कटती है, उसको चीनी निर्माण करने के लिए फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं। तो किसानी यानी कि उसको काटना या बोना हो गया प्राथमिक क्रिया, फैक्ट्री में ले जाकर उसको प्रोसेस करना हो गया द्वितीयक क्रिया, और फिर चीनी बनाकर उसको बाजार में बेचना हो गया तृतीयक क्रिया हो गया। ठीक है। हालांकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो यह बना 26 जनवरी 1950, जब इसमें संविधान लागू हो गया। अब यहाँ से आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो पहले तो 7 थी, अभी हालांकि ये 6 है। 6 में से एक जो माइनस हुआ, यानी कि 7 पहले था, उसमें से एक जो घट गया वो था आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जिसको 44वें संशोधन के अनुसार उसको हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह के शासन पद्धति को अपनाया? तो हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति चलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्म को लेकर कैसा है, इसमें पूछने वाली बात थोड़ी ये, धर्मनिरपेक्ष देश है हम लोग की, है ना। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म का अनादर नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? महिला प्रधानमंत्री तो कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी, है ना, इंदिरा गांधी जी थी। अगला क्वेश्चन है कि सरकार की जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? सरकार पैसे तो छापती है, पर वो उसका भी नहीं है, सरकार की भी नहीं है, जनता की भी नहीं है, तो सरकार के पास पैसे आते कहाँ से? तो कर से आता है, ऋण टैक्स से, है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंग से संबंधित है? भारतीय संसद के तीनों अंग से संबंधित है, तो कौन है? तो वह है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? वही पूछा है कि अधिकतम संख्या अगर आपका होगा लोकसभा में तो वो आपका हो जाएगा 552। ठीक है, अधिकतम संख्या 552 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? किसको द्वारा किया गया? तो 17A के द्वारा किया गया। इसमें ए मिसिंग है, पर 17A 17 याद रखिएगा, 17A के द्वारा अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया है, किसी के छूने से हम लोग छुआ नहीं जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? इसका आंसर आप हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सभी के घर में निःशुल्क LPG गैस तो जलती ही है, तो इसका आंसर आप खुद हमें बताइए। ठीक है। 46 का देखते हैं, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे देश में टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं अभी वर्तमान में। अगला है कि FIR का फुल फॉर्म क्या? ये होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि A नंबर। अगला क्वेश्चन है कि वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त किया जाता है? वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो इसको क्या कहता है? हाशियाकरण। हाशियाकरण का मतलब होता है किसी को किनारे में भेज देना, कोई किनारे में चल गया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग की अपनी खोट्टा भाषा, झारखंड की खोट्टा भाषा, ये धीरे धीरे किनारे पर जा रहे हैं, इसको लोग भूल रहे हैं, इसकी सभ्यताओं को भूल रहे हैं, संस्कृति को भूल रहे हैं, बोलचाल की लहजा भूल रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो ये है 1098 1098। समझे बच्चों, ये आप लोग के सुविधाओं के लिए ही है। हालांकि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तंबाकू को निषेध किया गया है, तो इसकी तिथि है आपका 31 मई। ठीक है, अब तो आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। इसमें से आप वीडियो जब देखिएगा तो मेरे आंसर करने से पहले आप पॉज करके अपने आंसर को काउंट कीजिए कि आप कितने सही आंसर कर पाते हैं, और मुझे कमेंट कीजिएगा, और ख़ुद को ये
क्रिटिसाइज भी करिए कि आप कहाँ तक कर पाए हैं तैयारी अभी तक। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।